आज की क्लास शुरू करते हैं। कल जो चर्चा कर चुके थे एसआई मात्रक के बारे में, जो 7 प्रकार के होते हैं, उससे पहले और उसकी पद्धतियों के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रक हैं उससे संबंधित जो है तो व्युत्पन्न मात्रक, जो एसआई मात्रक के जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनके बारे में बताते हैं, जो कुछ वैज्ञानिकों के नाम पर हैं और उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर उनके कार्य किए गए हैं और उनकी जो है तो खोज की गई है, जिससे उनका जो संकेत है वो पूरे जो है तो अभी देखेंगे सभी कैपिटल लेटर में जो है तो आपको मिलेंगे। तो हेडिंग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक। महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक। तो कुछ महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी एसआई मात्रक में कुछ जो व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनको हम वियोजित कर सकते हैं। कल भी चर्चा किए थे, बताए थे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। जो मूल मात्रक खुद पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे अन्य मात्रकों पर आश्रित नहीं होते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें टेबल में पहला भाग बना लेते हैं भौतिक राशि। दूसरा कॉलम बना लेते हैं मात्रक, और तीसरा बना लेते हैं संकेत। तो देखते जाते हैं। पहले अगर ले लेते हैं, पहले भौतिक राशि है बल। दूसरी राशि ले लेते हैं कार्य, ऊर्जा, उष्मा। ये तीनों को एक साथ लिखा गया क्योंकि इन तीनों का जो मात्रक है वो एक ही समान है, एक ही है। तीसरा शक्ति, चौथा दाब, पांचवा विद्युत आवेश, छठवा धारिता, सातवां चुंबकीय प्रेरण, आठवां हो गया आवृत्ति, दो और प्रकार हैं इसके। एक होती है विद्युत वाहक बल या विभवांतर, और एक जो है तो प्रेरकत्व। तो इनके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो कुल मिलाके जो 10 जो है एसआई व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये 8 लिख दिए गए हैं। 2 और है, जो एक विद्युत वाहक बल या विभवांतर और एक है स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 जो है तो भौतिक राशि है और उनके मात्रक। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, संकेत होता है इसका कैपिटल। कार्य, ऊर्जा और उष्मा, तीनों का जो मात्रक है वो है जूल। इसका मात्रक है कैपिटल जे। फिर है शक्ति का जो मात्रक होता है वो है वाट। और संकेत है इसका कैपिटल डब्ल्यू। दाब का जो मात्रक है पास्कल।
पास्कल, और इसका जो संकेत है कैपिटल P और स्मॉल a। इसके बाद विद्युत आवेश, विद्युत आवेश या विद्युत आवेश कहीं पर भी लिखा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं हुई है, वही चीज है विद्युत आवेश या विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम, कैपिटल C। धारिता कैपेसिटी, इसकी जो इसका जो मात्रक होता है वो विद्युत धारिता का। तो ये हो गए भौतिक राशि, ये मात्रक, और ये हो गए संकेत। इनमें से जैसे पहला है बल, बल का मात्रक न्यूटन। ये वैज्ञानिक है न्यूटन जिन्होंने बल के बारे में बताया, इसलिए उनके संकेत के नाम जो संकेत है वो कैपिटल N हो गया है। फिर है कार्य, ऊर्जा और उष्मा, इन तीनों का जो मात्रक होता है वो जूल है, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर शक्ति है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दाब, दाब का मात्रक होता है पास्कल, और इसको कैपिटल P और स्मॉल a से दर्शाते हैं। विद्युत आवेश, आवेश को कूलाम से, कैपिटल C से दर्शाएंगे। धारिता, धारिता को फेरड से दर्शाते हैं, और कैपिटल F इसका संकेत है। फिर चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण को टेस्ला और कैपिटल T से दर्शाएंगे। आवृत्ति, आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, Hz से इसको दर्शाएंगे। और एक स्व प्रेरकत्व है जिसको हम हेनरी, इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, और कैपिटल H से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा विभवांतर, विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट, इसको कैपिटल V से व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जो है एसआई व्युत्पन्न मात्रक हुए। अब ये व्युत्पन्न मात्रक क्यों हुए? क्योंकि ये बल, कार्य, ऊर्जा, इन सभी को हम जो है तो मूल मात्रकों में हम वियोजित कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको जो है तो व्युत्पन्न मात्रक बोला गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, लंबाई का मापन। उससे पहले देख लेते हैं परिमाण की कोटि। परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि क्या होती है वो देखिएगा। इसका एक सूत्र होता है कैपिटल M इज इक्वल स्मॉल m इंटू 10 टू द पावर x। इस सूत्र से हम परिमाण की कोटि निकालते हैं, जहां पे जो x है ये किसी संख्या के कोटि को जो तो दर्शाता है, ये जो x। तो परिमाण की कोटि का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्यात्मक मान को दार्शनिक रूप में व्यक्त करने के बाद, यानी उसमें कम से कम जो है तो अल्पतम दार्शनिक रूप में व्यक्त करने के बाद जो 10 की घात के रूप में जो संख्या आती है तो उस घात को ही क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे अगर कोई संख्या ले लेते हैं 6, मान लेते हैं पहली संख्या ले लिए 6, तो इसको हम 10 की घात के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.6 गुणे 10 की घात 1। तो ये 10 की घात जो 1 आई, ये इसकी क्या हो जाएगी? कोटि। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक समान होनी चाहिए। ये देखने से मतलब ये जो मान है और ये मान जो है दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मान जो सूत्र में दिया है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और स्मॉल n की जो वैल्यू हो जाएगी 0.6 गुणे ये 10 हो गया, और x की घात जो 1 है वो क्या हो जाएगी? उसकी कोटि हो जाएगी। तो जो घातांकों के रूप में व्यक्त करते हैं वो संख्या उसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। इसको हम 10 की घात में निम्नतम रूप में जो है तो व्यक्त करते हैं, जिससे लिखने में जो है तो आसानी होती है। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं 0.06। अगर दूसरा उदाहरण ले लिए 0.06,
तो इसको हम 10 की घात के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो न्यूनतम 10 की घात के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो 0. इसको ऐसा लिख लें 0.6 गुणे 10 की घात -1, तो ये -1 इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। ठीक है, तो 0.06 बराबर ये वाला मान, ये दोनों मान आपस में बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करने के लिए जिन घातों का उपयोग किया जाता है उसे कोटि कहते हैं। इस तरह से ये उदाहरण हो गए। ऐसे और कई सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। जैसे अगर हम 15 ले ली तो 15 के निकटतम 10 की घात के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो 1.5 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा। इसी को अगर 10 की घात 2 के रूप में व्यक्त करना होगा तो 0.15 गुणे 10 की घात 2। यहाँ पे 2 और 1 क्या हो गया, इसकी परिमाण की कोटि हो जाएगी। फिर अगला टॉपिक लेते हैं लंबाई का मापन। तो लंबाई का मापन 2 प्रकार से होता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए लंबाई का जो मापन होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, जिसको मापने के लिए 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि से मापन और दूसरा होती है अप्रत्यक्ष विधि से मापन। तो लंबाई का मापन जो है इसके 2 विधि क्यों ले लिया गया, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। तो लंबाई के मापन में प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, जिन संख्याओं का मान आसानी से मापना सरलता पूर्वक मापा जा सकता है, यानी कम दूरी हो गया, अल्पतम दूरी नहीं कह सकते, लेकिन जो सरलता पूर्वक मापा जा सकता है, संभव हो, उन सबको जो है तो हम प्रत्यक्ष विधि से मापते हैं। जैसे मान लेते हैं इस कमरे की लंबाई या चौड़ाई मापना है तो आप इस कमरे की लंबाई अलग अलग पैमाने की सहायता से, मीटर से या तो फुट से जो है तो माप सकते हैं। तो उन सभी को प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण दे सकते हैं जिनका मापन यथार्थता पूर्वक, सरलता पूर्वक संभव है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि से मापन उन दूरियों को किया जाता है, उन लंबाइयों को किया जाता है जिनका मापना यथार्थता पूर्वक यानी सरलता पूर्वक संभव नहीं होता है। मतलब अगर आपको यहां से किसी पर्वत की ऊंचाई मापना है, किसी नदी की गहराई मापना है, चंद्रमा की दूरी मापना है, या कोई गहराई वाली जगह है जैसे खाई वगैरह है, तो उन जगहों का जो मापन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 विधियां हैं लंबाई मापने के लिए, एक प्रत्यक्ष विधि और एक दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। और कुछ दूरी, अल्प दूरियों का मापन और अत्यधिक बड़ी दूरियों का जो मापन है उसके बारे में कल फिर शुरू करेंगे, उसके बारे में कल बताएंगे। अल्पतम दूरी का मापन और उसमें जो है तो अत्यधिक दूरियों का मापन। तो एक जो प्रत्यक्ष विधि में हो जाएगा उसमें अल्पतम दूरी में आ जाएगा, सरलता पूर्वक भी माप सकते हैं, और जो अप्रत्यक्ष विधि है उसमें अत्यधिक दूरी का जो मापन है उसके बारे में डिटेल्स